हेलो। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्लास में। देखिए ऑल टॉपिक हमने बोला था आपको और समझाया भी था कि किस तरह से पढ़ा जाएगा। डेट बढ़ नहीं रहा है और नहीं बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ जाएगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज बताए थे, लेकिन रुक जाइए उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग सो गए होंगे, कुछ लोग किसी के हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्लासेस चलेगी, हमारी क्लासेस 11 बजे तक चलेगी, ये चलेगा। उसके बाद से बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वाला जो क्लासेज हैं वो एनी हाउ आज चलेगा। जीके जीएस अब कभी भी क्लासेज ऑब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, सीधा सिंपल बात है। और सुनिए ध्यान से, अगर डेट नहीं बढ़ेगा तो हमें चाहिए सरकारी कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज हम अब उस तरह से पढ़ा रहे हैं जिस तरह से इससे पिछली बार हम पढ़ाए थे, और एक एक चीजों को जहन में उतार दिए थे, हम उसी तरह फिर से पढ़ाना शुरू कर दिए है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हर चीजों का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा तो उसमें हम ट्रिक लगाएंगे और तब जाके हम सिलेक्शन ले लेंगे। आप देखिएगा अब मेरे हिसाब से और अपना वाला हम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। बहुत सारे टीचर बोलेंगे हमारे सर जी लोग की एग्जाम का डेट बढ़ने वाला है, तो बढ़ेगा तो अनुमान सब कोई लगाता है, हमें अनुमान नहीं लगाना है। अब मान लीजिए जीविका में सब लोग अनुमाने लगा रहा था, अरे अभी ना हो एग्जाम, हाँ हो गई लेकिन ना, ठीक है। तो इसीलिए बाबू हम कहेंगे कि डायरेक्ट हम लोग अपने टू द पॉइंट टॉपिक पर काम करते हैं, है ना बाबू। कहेगा यस सर सही कह रहे हैं, ज्यादा दिमाग हम लोग को लगाना है, पागल होना है का। लव यू गुरुजी, लव यू। 2-3 ढाका, अरे बाप रे यार। चलिए अब हम थोड़ा सा बातें करते हैं क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग एक एक चीजों को पहले ध्यान से समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। कहेगा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे मन करे। हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही लाएं कि 2025 में क्या पूछा गया है। डायरेक्ट, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको भले ही यहाँ पे आंसर लिखा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बता रहे हैं क्यों, हमें अपने मेन टॉपिक और सिलेबस को खत्म करना है। यहां देखिए क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से, देखिए कितना घुमा के चोटा पूछा है, जबकि ये नहीं पूछना चाहिए इसको। ठीक है, क्यों बाबू, क्षेत्रफल के हिसाब से माने सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, उत्पादन की दृष्टि से डैश तीसरा सबसे बड़ा खाद्य फसलें है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का, चावल का होता है। कहिएगा ठीक है सर, चावल का होता है। उसके बाद उत्पादन होता है किसका बाबू, उसके बाद गेहूं का उत्पादन 2 नंबर में होता है, गेहूं का। और 3 नंबर में उत्पादन होना चाहिए मक्का का। 3 नंबर में सबसे बड़ा फसलें माने सबसे ज्यादा फसलें ये वाला है, लेकिन मक्का हो गया है कम, और सबसे ज्यादा ज्वार बाजरा वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से। वैसे अगर पूछे कि भारत में, पूरा हेडिंग डाल के पूछता है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन फसलें कौन सा है, तो बाबू वो मक्का होता है। लेकिन अब भारत तुरंत कहीं नाम दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। और यहाँ पे बाबू ज्वार बाजरा वगैरह खाने से मजबूती होती है, तो ये वाला सबसे पहला उत्पादन फसल। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा चावल भारत में कहाँ होता है, तो सबसे बाबा जब चावल खाते हैं तो गाले में न जुटा के रखते हैं, तो चावल सबसे ज्यादा बंगाल में होता है। कहाँ पे बाबू, बंगाल में। गेहूं कहां होता है बाबू, उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश। मक्का कर्नाटक में होता है। कहां पे होता है बाबू सबसे ज्यादा मक्का, कर्नाटक में होता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछेगा कौन रबी फसल कौन खरीफ, तो चुपचाप लिख दीजिएगा कि चावल बाबू हो जाएगा खरीफ फसल। खरीफ जौन की गर्मी के दिन में रोपाएगा वो है खरीफ, और जो ठंडा के दिन में रोपाएगा वो है गेहूं रबी फसल। रबी फसल, ये बातें आपको याद रखना है। कहेगा ठीक है सर, अब मक्का कौन सा है, ये खरीफ फसल में चला जाएगा। ठीक है, कहेगा यस सर। पूरा डीप में हम लोग चलेंगे एक एक चीजों को। क्वेश्चन, अच्छा बताइए क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था, एकदम डीपली पढ़ाया था। इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, हम आपको पूरा का पूरा ऊर्जा ही पढ़ा दिए हैं। ऊर्जा मतलब क्या सर, हम आपको पढ़ाए थे संसाधन, संसाधन पढ़ाए थे, याद है, संसाधन।
संसाधन में मैंने पढ़ाया था कि संसाधन में बहुत सारा था, उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर आपको बताए थे। आप देखिएगा उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार का संसाधन, एगो नवीकरणीय, नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय समझिएगा, अनवीकरणीय। एक हमें कुछ नहीं बुझा रहा है, हमको भी नहीं बुझा रहा है, सुनिए डायरेक्ट ऐसे समझो। नवीकरणीय उस वाले संसाधन का होता है गुरुजी, ऐसा चीज जो हमारे काम आ जाए उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पेन से लिख रहे होंगे तब पेन आपके लिए धन है, संसाधन, जो आपके काम आ जाए उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन दुनिया में तो करोड़ों चीज हमारे काम आता है, तो सब सर संसाधन है। हाँ बाबू, जो काम आ जाए उसे क्या कहेंगे, वो आपका संसाधन है। ठीक है सर। कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसा है जिसका उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे अंदर से डीजल निकाल रहे हैं, जमीन के अंदर से पेट्रोल वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा कोयला निकाल रहे हैं, तो ये उपयोग करते करते कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसको कितना उपयोग कर लो खत्म नहीं होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश चुपचाप खड़ा होकर देखो, देखो अब सूरज को खत्म नहीं हो, हमेशा लगे कि वो नया है, तो नया लगे तो उसे नवीकरणीय। जैसे सूरज का प्रकाश हमेशा नया लगता है। कभी इस तरह सोचे हो क्या, आज सुबह जब हुआ है ना तो सूरज भगवान थोड़ा बासी उगे हैं, ऐसा कभी सुने हो? नहीं। कल से पानी निकालते हो, भूमिगत जल, भूमिगत माने जमीन के अंदर जल, तुम भले वहां से निकालो हमेशा ताजे पानी निकलता है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी हमेशा नए टाइप का लगता है होकर पानी, नवीकरणीय है। बिजली बनता है, पानी से बिजली बनता है, जल विद्युत, ये कभी खत्म होगा नहीं, ये कभी जो खत्म नहीं, हमेशा नए नए टाइप का लगे उसे नवीकरणीय। आज जो खत्म हो जाए उसे अनवीकरणीय। तो बाबू मेरे, नया नया लगने वाला कोयला नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, सौर्य ऊर्जा लिखा है, ये कौन ऊर्जा? सौर्य ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, और यही हमारा नवीकरणीय संसाधन है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा? नवीकरणीय। देखिए बाबू, नवीकरणीय में आ जाएगा हमारा सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा से बिजली बनता है, क्या ना बनता है हवा से बिजली? अरे बकलोल, कौन कौन फिल्म में लेकिन ना देखा है, लेकिन बड़का पंखिया लगा रहता है, चलता है हवा से, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है ना, जल विद्युत, जल से भी विद्युत बनता है। अच्छा सब छोड़िए, हमारे यहाँ जो ये बिजली जल रहा है तो ये पानी से बनता है? एक हाँ सर, जल द्वारा बनता है। कोयला से भी बिजली बनता है, तो पानी से यानी जल विद्युत, पानी से भी बिजली बनता है, कोयला से। तो भारत में सर जो पूरा हर जगह बिजली है, ये कौन चीज से? पानी द्वारा जो आए वो बिजली है कि कोयला द्वारा? तो मेरे बाबू, सबसे ज्यादा बिजली कोयला द्वारा बनता है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्या पूछा है कि जल द्वारा जो बिजली बनता है वो कितना परसेंट बनता है? अब बताइए, जल द्वारा जो बिजली बनता है वो कितना परसेंट बनता है, बताइए। चलिए आप बताइए बाबू, जल द्वारा कितना परसेंट बिजली भारत में आता है? 22%। लिख लीजिएगा बाबू, जल द्वारा केवल 22% ही बिजली बनता है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन में कोयला जो समाप्त हो जाए, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। बाकी दुनिया का जो चीजें समाप्त, प्राकृतिक जो समाप्त हो जाए, ये समाप्त हो जाता है, लिख दे रहे हैं, समाप्त हो जाता है, और ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये बाबू क्या होता है? कभी समाप्त नहीं होता है। क्योंकि कबो ना कब होगा ना, अरे छोड़ो उतना दिमाग नहीं लगाना है, कभी समाप्त नहीं। ऐसा नहीं कि किसी चीज का अंत नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए यही इनफ है। तो कहेगा ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां रे बाप रे बाप, बायोलॉजी, आई हेट बायोलॉजी। हम देखे नामवा हमसे नहीं पढ़ा है, ये तो माइट्रोकांड्रिया जैसा नाम है। हाँ, दिल बैठ गया हमको बायोलॉजी देखे तो, थैंक गॉड बच गए। पता है बाबू, बायोलॉजी, आई हेट बायोलॉजी।
दिल से नफरत करते हैं इसे हम। इतना बड़का नाम है डीएनए लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डबल स्टेन, 3 गो स्टेन, भाड़ा में जाए, ये हमरा ना आएगा बाबू, पहले बता दे रहे हैं, ये हमरा ना आएगा भाई, सीधा सिंपल बात है, जकरा आएगा वो पूछते रहे, है ना। बायोलॉजी से आई हेट बायोलॉजी, बायोलॉजी छोड़ दिए हैं हम, क्रिया कसम खा लिए हैं एकदम कि बायोलॉजी छुएंगे नहीं। कैसे हम भाई बायोलॉजी को बना सकते हैं, है ना, हमसे हिलेगा भी नहीं बायोलॉजी। चलिए, हम डरा गए थे बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। गोल्डन फाइबर का मतलब होता है सुनहरा रेशा, सुंदर रेशा। तो हमने आपको पढ़ाया है और ये 2025 का क्वेश्चन है, हम नहीं अपने से लाए हैं 2025 में, इसीलिए तो इस टाइप का दिख रहा है। तो बाबू सुनहरा रेशा जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं वो जूट को कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जूट कहां होता है ये भी पूछेगा, तो लिख लीजिएगा बाबू, जूट सबसे ज्यादा कहां होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा जूट कहां होता है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट होता है। अब हम आइए आपको फिर से एक बार यहाँ पे फिर से एक बार उजड़ जाने दे, चल तेरे इश्क में पड़ जाने दे, है ना। अब देखो बाबू, प्रीवियस ईयर, सब प्रीवियस ईयर है ये। देखिए बाबू, ई है अपन भारत, भारत के इस साइड इस साइड, दोनों साइड बाबू कपड़ा बनाने वाला सामान है। जैसे यहां आपको मिलेगा कपास, कपास से हम लोगों का कपड़ा बनता है मानव का। यहां मिलेगा जूट, जूटों से कपड़ा बनता है, लेकिन बकरी का कपड़ा, बकरी या बैल वैल ना देखे, ऊपर से बोरा ओढ़ा दिया जाता है ठंडा के दिन में। तो इधर जानवर के कपड़ा बनता है, इधर मानव का कपड़ा बनता है। तो बाबू सबसे ज्यादा जूट कहाँ, तो सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे बाबू, बंगाल में। सबसे ज्यादा कपास कहाँ जिससे मानव का कपड़ा बनता है, तो महाराष्ट्र में, मानव का कपड़ा महाराष्ट्र में। बातें खत्म। पूछ दिया जाएगा आपसे क्वेश्चन में, चाहे छोड़ो रहने दो, है ना। जूट बाबू, तो इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा ठीक है सर, हम समझ चुके हैं, और मैंने ये आपको डीपली पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। देखे, ये हम सेम पढ़ाए हैं, सेम क्वेश्चन आया है। 1% एने ओने नहीं आया है मेरे बाबू, 1% एने ओने नहीं आया है, हम टोटल पढ़ाए थे। इसीलिए न कह रहे हैं कि सुनो, बिहार में इतना रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया था। इतना सरकारी सीटें डायरेक्ट भरते गया, है ना। यहां देखिए बाबू, क्वेश्चन देखिए गौर से, क्या है यहाँ पे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। जब अमेरिका में लड़ाई चल रहा था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कौना से चल रहा था, अंग्रेज शासन से चल रहा था। तो उस समय अंग्रेज के सेनापति कौन थे, बताए थे ना कि एगो सेनापति आया था कर्नवालिस। इतना मार मारा बाबू कि अंग्रेज जो है ना कर्नवालिस, वो अपना घरे भी नहीं गया, वहां से भाग के सीधे भारत चला आया। लॉर्ड कर्नवालिस था, लॉर्ड कर्नवालिस था, वेलेजली नहीं होगा। वेलेजली तो हो जाएगा 1857 की क्रांति में ही छोटा अपन नियम आके दिया था, है ना। वसीगटन भी नहीं होगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जनवा तो बंगाल विभाजन कर दिया था ना 1905 में। क्या कर दिया था 1905 में, ही छोटा आके बंगाल को तोड़ दिया, बंगाल विभाजन। आई बहुत जलनखोर है, हाँ कर्जनवा ना, देखो कर्जा खा रहा है, विभाजन। जानते हो क्या कहता है, हम लोग अपना कांग्रेस पार्टी बनाए थे, तो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो सूक्ष्म चीजें हैं। कांग्रेस नहीं, ये क्या बोला, सुनो, ये कांग्रेस के बारे में इसे बोला कि कांग्रेस ना अब बर्बाद होने वाला है और मैं इसे बर्बाद होने में मदद करूंगा। हाई करमफोरवा बोला था, हाँ। तो बाबू कर्नवालिस था बाबू, याद रख लीजिएगा, कर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बस इतना याद रखिएगा, अंग्रेज की तरफ से सेनापति कर्नवालिस था। कहेगा ठीक है सर, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के सेनापति कौन था, अमेरिका के सेनापति कौन था ये बताइए। सेनापति जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बना, तो अमेरिका के सेनापति बाबू वॉशिंगटन डीसी, याद है वहां की राजधानी, तो जॉर्ज वॉशिंगटन था, जॉर्ज वॉशिंगटन, ओकरे नाम पर वॉशिंगटन अमेरिका के सेनापति था। बाद में ये क्या बना, प्रथम राष्ट्रपति बना, प्रथम राष्ट्रपति बना। ये बातें याद रखना है। एक और चीज पूछे आपसे, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, तो आज तक लड़का सबको डाउटे रह गया कि सर
पेरिस शांति सम्मेलन अलग अलग डेट बताता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछ दे अमेरिकी क्रांति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन 1883 में हुआ था, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अमेरिका में जब क्रांति हो गया उसके बाद से 1883 में हुआ था, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज हमें बहुत डाउट होता है, हम लोग पढ़ा के चले जाते हैं, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है, पेरिस शांति सम्मेलन ढेरे हुआ है, अब क्वेश्चन पूछ दे पेरिस शांति सम्मेलन, तो हम बताएंगे क्या? पेरिस सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन, मतलब हम इतना गुस्सा आता ना। एक दिन हम आपके जगह पे जाके सोच रहे थे कि पेरिस शांति सम्मेलन तो ढेर हुआ है, फ्रांस की क्रांति हुई तब पेरिस शांति सम्मेलन, अमेरिका की क्रांति हुई तब पेरिस शांति सम्मेलन, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। एक 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन, ले भाई, हाँ पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, और उसी शांति सम्मेलन में ना प्रथम विश्व युद्ध में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि इस पर जर्मनी पर ढेरों टैक्स लाद दिया गया, वर्साई की संधि। गुस्सा नहीं आता है आपको? यस सर आता है, तब हमें भी गुस्सा आता है। चलिए, यहां पे मोहम्मद नोमन ने बहुत ही प्यारा बात बोला, हो मन में जोश, दिल में हो इरादा, हर मुश्किल आसान हो, साथ ज्ञापन एकेडमी हमारा। वाओ, वर्ड इतना प्यारा आपने बोला है, थैंक यू। पेरिस शांति खूब हुआ है बाबू। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप, अमेरिका का पूछा है तो अमेरिका वाला ये याद रखिएगा। वर्नाकुलर एक्ट है रब्बा, ये रहने दो, ये वर्नाकुलर एक्ट पूछा है ना। अब देखिए हम यहाँ प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि मैंने कैसे बताया था। यहाँ देखो बाबू, है देखो, वर्नाकुलर एक्ट डायरेक्ट बताए थे हम, याद है? वर्नाकुलर एक्ट क्या है? वर्नाकुलर एक्ट क्या है आप बताइए। हम आपको जानते हो, एक चोट वोट लगता है ना तो हड्डियां इसे टूट अजीब सा हो जाता है। लव यू गुरुजी, लव यू 2-3 घंटा। पहले ही बताइए, ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 25 में पूछा, 24 में पूछा, 23 में पूछा, ये मानता काहे नहीं है? तो सबसे पहले वर्नाकुलर एक्ट हम लिख दे रहे हैं 1878। अब की गए क्या है सर, मैं बता रहा हूं। देखिए बाबू, अंग्रेज हम पर इतना अत्याचार किया तो हम लोग क्या करेंगे? लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे कि सुनिए, हम लोग चाहेंगे तो आजाद हो सकते हैं, आप लोग एक होइए, अंग्रेज को थूर के भगा दिया जाए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ये बातें पहुंचाएंगे कैसे? पेपर में छापेंगे, पेपर में लोग पढ़ेगा तब ना। जब पेपर छपाया, पेपर में लोग पढ़ा, तो मामला गड़बड़ हो गया। कहेगा अब क्या हो गया सर? मैं बता रहा हूं, अंग्रेज एगो लेटर लिखा, देख अरे इसमें इस पेपर में तो हम लोग के बारे में बुराई लिखा है, अंग्रेजों का सहयोग करने वाला अंग्रेजों की औलाद है, आप लोग एक हो जाइए नहीं तो अंग्रेज लूट लेगा। लेटर पढ़ा, वो खिसिया गया। अब बोला कि पेपर पर रोक लगाया जाए, तो पेपर पर रोक लग गया। लेटर पढ़ा तो किसने बाबू? लेटर पढ़ रहा था ना पेपर, नाम था ओकर लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन है बाबू प्रेस एक्ट जिसे वर्नाकुलर एक्ट कहते हैं, पेपर पर हो कि आज के बाद पेपर छाप दिए वरना जान निकाल लेंगे। वर्नाकुलर एक्ट कब लगा? तो दिमाग में चलता है सर 1778 नहीं ना, नहीं 1700 उतना पीछे नहीं जाना है, यहाँ 18 लिखना है। ठीक है, 1878 इस समय लगा था वर्नाकुलर एक्ट। कहिएगा ठीक है सर। अब बताओ, पेपर तो बंद हो गया, अब हम लोग अपनी बातों को कैसे पहुंचाएंगे दूसरे तक? तो हमें गुस्सा आ गया और हम लोग निकाले अब हथियार कि तू पेपर रोकेगा, पेपर पर रोक लगाएगा, हम अपनी बातों को नहीं, तो हथियार निकाल लिए। अंग्रेज फिर से एगो नियम लगाया कि तुमको हथियार भी भारतीयों को नहीं रखना है, आर्म्स एक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? आर्म्स एक्ट। आर्म माने आर्मी वाला समझते हो ना, आर्म्स एक्ट 1 साल बादे लगा दिया, एक बाद, क्योंकि इस समय तो पेपर पर रोक लगा था, तो हम लोग हथियार उठाए तो वो को रोक लगा दिया 1 साल बाद। आर्म्स एक्ट जिसमें हथियार भारतीय को नहीं रखना था। ठीक है, तो ये 2 गो एक्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी समझ के। कहिएगा ठीक है सर, हम एकदम समझ गए हैं। चलिए अगला यहाँ पे बात करें हम, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2025 में पूछा, कहेगा सबूत दिखाइए। आइएगा नीचे ना, तो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सबूत लाए हैं बाबू, पता है क्यों? हमने जो पढ़ाया था कैसे हम बोलते, रुक जाओ, लाए आ जाएगा तो दिखा देंगे।
आ जाएगा तो इसी में दिखा देंगे, कहीं ना कहीं जरूर होगा, आ जाएगा तो दिखा देंगे। पहले इसका बताइए, मौलिक कर्तव्य हमारा संविधान, संविधान जब खोलिएगा ना तो उसमें लिखा है कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य, माने हमारा भी अपना कर्तव्य है कि देश हमारे लिए कुछ कर रहा है तो देश के लिए भी हम कुछ करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कि देश के लिए भी हम क्या करें, कुछ तो करें। तो ये बातें किस देश से चुराए हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर सी, यूएसएसआर से लिए हैं बाबू। किस देश से लिए हैं? यूएसएसआर के संविधान से हम लोग लिए हैं मौलिक कर्तव्य। एक मिनट रुको, यूएसए से हो गया का? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यूएसएसआर। अब यूएसएसआर आपके किताब में नहीं दिया था, आपके एग्जाम में रूस दिया था। 24 में पूछा है यूएसएसआर, अब 25 में दिया है रूस। यूएसएसआर बहुत बड़ा एक देश था, रूस 15 हिस्सा में टूट गया, तो जब एकजुट था तो उसका नाम था यूएसएसआर, यूएसएसआर। ठीक है, 15 ये रूस हो जाएगा। रूस से हम लोग लिए हैं कर्तव्य। अब आइए हम ट्रिक बताते हैं कौन से देश से क्या क्या लिया गया। हम बड़ी प्यारा ट्रिक आपको बताएंगे, है ना, बहुत प्यारा, एकदम बहुत मजा आएगा। देखो आइए यहां पे हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, हम आपको हर चीजें बताएंगे, गौर से देखिए। इसमें थोड़ा सा ही लिखे हैं, ठीक है। अगर हम बातें करें सोवियत, यहां में लिखिएगा, इस सोवियत बहुत गलती लिखा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, देखो बाबू, हम तुमको अगर कोई बात कहेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह हंसा रहे हैं सर, लेकिन कहेंगे खाना बना के खैले हो, घर में के लड़की कोनो बहन लोग होगी तो उन लोगों से बोल दोगे ना गलती से खाना बनाओ तो रूस जाती है कोनो कोनो। जितना माने कर्तव्य दिलाओगे याद तो रूस जाएगी। काम को किसी को कहोगे, लड़का खूब खुश है और खाली कह दो तो 2 गिलास पानी ले आओ, 2 बार मंगा लोगे, अगले बार गरिया के भागेगा। ठीक है, तो बाबू जैसे ही कोनो कर्तव्य किसी को अढ़ाओगे वो बेचारा रूस जाएगा। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। संविधान का प्रस्तावना, प्रस्तावना समझते हो नहीं? जब संविधान खोलिएगा तब पहले के पेजवा पर लिखा रहता है, या फिर किसी भी सरकारी स्कूल को खोलिएगा ना, सरकारी स्कूल के पहला पेजवा को तो लिखा रहता है ऊपर प्रस्तावना या उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को, ऐसे लिखा रहता है ना। ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। इसे संविधान का आत्मा कहते हैं। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से, हमारा अधिकार अमेरिका दिया है। क्योंकि याद करो जब हम आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे थे तो वहीं से हम लोग अपना अधिकार मांगे हैं, नहीं तो पहले हमारे पास अधिकार ही नहीं था, सब अमीरवासन के पास था। तो इसीलिए बाबू संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसे, मौलिक अधिकार। अब हमको कुछ समझ में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं संविधान का वैसे भी आज कार्यालय परिचारी वाला चलेगा, बहुत खतरनाक क्लास, हाँ बीएसएससी वाला 10-11 बजे तक, बहुत मजा आएगा उसमें। आज यही पढ़ना भी है बाबू। फ्री का लो, कोनो चीज फ्री के मिलेगा। अफ्रीका से हम लोग का लिए हैं। देखो मान लो तुमसे गलती हो गया, यूट्यूब पर तुम पढ़ रहे हो, फ्री का पढ़ रहे हो, चाहे हम ही अगर फ्री का पढ़ रहे हैं, हमसे गलती हो गया तो हम कहेंगे सुनो फ्री का पढ़ रहे हो, सुधार लो, अपने आप में संशोधन कर लो। कहेगा हाँ सर सुधारेंगे जरूर, तभी तो टॉपर बनेंगे, तभी तो ज्ञापन का दोबारा परचम लहराएगा। तो बाबू फ्री का, अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। अब कहिएगा 1 मिनट रुको तो, संविधान संशोधन क्या होता है? अच्छा यहाँ पे हमको क्यों ऐसा दिख रहा है, चलो संविधान संशोधन माने अगर आप संविधान लिख रहे हैं और लिखते समय कोई गलती हो जाता है कि नहीं, कुछ तो गलती हो जाएगा, तो अब जाके किसी से पूछोगे ए गलती हुआ है तो सुधार दे, तो कोई आपसे नेता कहेगा कहीं लिखा है, कहीं लिखा है कि सुधार होगा? कहोगे हाँ संविधान संशोधन हो सकता है। तो बाबू इसीलिए संविधान में गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए या कोई नया नियम जोड़ने के लिए संविधान संशोधन वाली बातें अफ्रीका के संविधान से हम लोग कॉपी मारे हैं कि वहां भी नियम है कि गलती हो जाए तो सुधार सकते हो, फ्री का मिले तो सुधार लो। आप ब्रिटेन ही देखो, अंग्रेज से हम लोग लिए हैं। संसद भवन देखे हो ना, संसद भवन, कानून का शासन, ये सब अंग्रेज सबसे लिए हैं। ठीक है, तो हम देखो अपने संविधान के प्रस्तावना में एक लिखा है बंधुत्व। जितने लोग हमसे पढ़े होंगे वो जरूर बताएंगे अपनी फैमिली में बंधुत्व वर्ड कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए रूस से, अगर नहीं बताए तो जान निकाल लेंगे, सच बता रहे हैं। अब इतना मेहनत कर रहे हैं इसीलिए
तुमको सोने के लिए? हाँ, एक बार सभी लोग लाइक कीजिए, रूस, उसके बाद से ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। होकर बतिया कि अभी फोन आ जाए ना तब 5 बजे तक और सब बताओ हैप्पी न्यू ईयर, फिर हर 2 को बतिया के बाद हैप्पी न्यू ईयर, है ना। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी जापान। आपको बताना है कि बंधुत्व वर्ड कहां से लिया गया है। बिल्कुल सही जवाब फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। इस सब पूछेगा। अब आ जाइए बाबू, ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए गौर से, भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपने यहां कितना आसान है ना, लोकतंत्र है, सभी लोग आजाद हैं, लेकिन लोकतंत्र सही नहीं है। कहिएगा काहे सर? राजतंत्र ही, राजतंत्र सही नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा बाधा है अगर लोग अशिक्षित हो, माने अनपढ़ गंवार हो, समझिएगा, अनपढ़ अगर गंवार हो तो यह भी एक बाधा है। लोकतंत्र के लिए बाधा है, कहीं आतंकवादी हमला हो गया तो लोकतंत्र के लिए आतंकवादी हमला बेकार है, ठीक है। गरीबी लोकतंत्र के लिए बेकार है ना। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा, गरीबी, मतदान में का दुरुपयोग। मतदान माने वोट आप दे रहे हैं, गरीब आदमी है, वोट दे रहे हैं, आप पैसा देके वोट दे रहे हैं, तो आप इसका अच्छा उपयोग थोड़े कर रहे हैं, आप इसका गलत ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये सभी इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है, ये सभी इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। कहिएगा अच्छा जी, देख लीजिए कौन कौन है यहाँ भी, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, जाति, धन बल, ये सब लोकतंत्र की कमजोरी है। कहिएगा ठीक है सर, हम समझ गए हैं। ये क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे 3 प्रश्न बनेगा आज। विश्व में सबसे ज्यादा, 2025 का क्वेश्चन है, विश्व में इहो पढ़ाए हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? गुवाहाटी, मासीराम, चेरापूंजी, कोलकाता। सबसे ज्यादा कहां पे वर्षा होता है बता दीजिए। सो रहे हो? अरे सो जाओ सो जाओ, कब एग्जाम हो सकता है और उसके बाद का होगा, कभी भी एग्जाम हो सकता है। चलिए सर भूल गए हम, पिटा जाइएगा। हाँ देख रहे हो, एक के बार में ओ पार। ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा बारिश होता है बाबू कहां पे? तो हम आपको बता रहे हैं मासीर। विश्व में हमेशा बारिश, जाओगे तुम मेघालय में ना, हमेशा बारिशें होते रहता है। हाँ हमेशा बाबू बारिश होता है। कहेगा हाँ सच में? हाँ बाबू। कहेगा वहां लोग उबते नहीं है। अब हम तो नहीं जानते हैं, ये बतिया हमको कैसे पता है? देखो बाबू, अब पूछा था क्वेश्चन कि बारिशवा होता क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। कहेगा किस पहाड़ी, किस एगो पहाड़ के कारण बारिश होता है, लेकिन तुमको नहीं समझा पाएंगे। ध्यान से समझिएगा तो समझ लीजिएगा। ध्यान से देखिए, हमको छींक आने वाला है इसीलिए हम रुक जा रहे हैं कि ठंडा लग रहा है यहाँ पे, है ना। कल से हम साल ओढ़ के पढ़ाएंगे। सॉल हमको ओढ़ने ही नहीं आता, गिर जाता है, लपनिया के गिर उड़ जाएंगे ना पढ़ाते समय तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो ओढ़ लेते हैं हम। चलिए ये हो गया। गौर से यहां पे सिर्फ आपको देखना है, ये आपका दिख रहा ना, यहां पे है आपका मेघालय। मेघ, मेघ माने वर्षा खुदे होता है। मेघालय में 3 गो पहाड़ी है बाबू, सुनिएगा ध्यान से, 3 गो। एक पहाड़ी का नाम है गारो, गरियाओ, गरिया खांसी आता है तो मुंह से गा लेते। एक का नाम है खांसी, एक का नाम है जयंतिया। रे जयंतिया, गारो, खांसी, जयंतिया। देखिए काहे यहाँ हमेशा बारिश होता है? जब इधर से जलवायु चलता है, चाहे इधर से चलता है, सुनिएगा ध्यान से, इधर से ठंडी हवाएं चलती है, जलवायु आपको पढ़ना जरूरी है। तो बाबू जानते हो हवा के कारण ही बारिश होता है। तो इधर से पानी वानी लोड करके ऊपर ले गई, ये बहुत ऊंचा पहाड़ी है, इस पहाड़ी से हवा टकरा जाता है, टकरा के सोचता है कि निकल जाएंगे हम बहरी, तले इस पहाड़ी से टकरा जाता है। यहाँ पे देखिएगा इस पहाड़ी से टकरा जाता है। 3 गो पहाड़ी है बाबू, कितनी पहाड़ी है? 3 गो पहाड़ी है। हम आपको यहां समझा दे रहे हैं, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, ये पहाड़ी मान लो, ये पहाड़ी मान लो, ये पहाड़ी यहां से गई, यहां टकराती है हवाएं, यहां टकराती है, यहां ऐसे ही टकरा के यही जब फंस के रह जाती है, वो पार जाएगा तो है ना पानी बरसा देता, वो हवा पानी लेके चलता है भाई।
तो यहीं पे बीचवे में बारिश हो जाता है, बीचवे में पड़ता है मासीराम, बीचवे में कौन जगह है मासीराम, तो हमेशा बाबू बारिश यहीं पे होता है मेघालय के मासीराम में। अब किस पहाड़ी के कारण, तो आगवा है मेन पहाड़िया हे लेखन खड़ा है आगे में ई वाला, ये पहाड़िया का नाम है खांसी। ज्यादा बारिश होता है ना, भीग जाओगे तो खांसी हो जाएगा, ठीक है, गरियाओगे थोड़े बारिश होगा तो खांसी हो जाएगा भीगोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मासीराम किस पहाड़ी के पास है, तो खांसी पहाड़ी के पास है बाबू, यहाँ बारिश होता है ना तो खांसी पहाड़ी के पास है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गारो खांसी जयंतिया, है ना, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और ये देखिए, मासीन राम मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है, अभी ये तो पढ़ाए थे जस्ट। अरे यार ऐसा बात नहीं है, बेइज्जती नहीं, बस समझाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, मैं बेइज्जती क्यों कर रहा, तुमको लगता है कि बाबू क्लासेस चलेगी आज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 9:30 बजे से क्लासेस चलेगी, लेकिन चलेगी, ठीक है, कोनो डाउट? चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की मैं बातें करूं, अगला, ओहो अभी ये तो बता चुके हैं ना, रेड डेटा बुक भी हमने पढ़ाया है, ई है आपका रेड डेटा बुक क्या है, अब आपको दिखबे नहीं करेगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, सुनिए मेरे बातों को ध्यान से, देखिए बाबू, इतना ना लोग जंगल के जानवरों को मारने लगे कि सरकार ने बोला, सुनिएगा ध्यान से, कि एक काम कर, एगो कॉपी ले और जाके वो कॉपिया में ये चीज लिखो कि कौन कौन जानवर खत्म होने के कगार पर है, लाल बुक है, बुकवा लाल रहेगा, ठीक है, खतरा का निशानी वाले लिखना है, जो जानवर खत्म होने के कगार पर है, माने कोई जानवर को अब लगभग उसकी पूरी जाति जनजाति जात ही खत्म हो रहा है, उसी को रेड डेटा बुक में लिखते हैं। तो बाबू यहां लिखा है कि रेड डेटा बुक में क्या लिखा जाता है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बता दे रहे हैं, सामान्य प्रजाति की विलुप्त होने के खतरे को बताता है, जो जनजाति विलुप्त हो जाएगी उसी को रेड डेटा बुक में लिखा जाता है, ये बातें आपको याद रखना है, बस इतना। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सब वही बात है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट और फोकस ज्यादा है, कहेगा ठीक है सर। एक और चीजें बता दे, देखिए बाबू अभी पढ़ना है हम लोगों को, सभी जानवर विलुप्त हो जा रहे हैं, ये बातें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए पहले तो जंगल में जो भी जीव हैं उन्हें बचाने के लिए बाबू वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लगा, वन में रहने वाले जीव को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लगा, संरक्षण अधिनियम लगा, अधिनियम अधिनियम, ताकि ये बच जाए। कब लगा बाबू, तो लिख लीजिएगा 1972 में लगा। उसके बाद से वन में के जब जीव बच गए तो लोग लगे जंगल को काटने, तो फिर वन को बचाया गया कि वन में जीव, अच्छा बताओ वहां पेड़ कटा रहा है, वहां कोनो जानवर कटा रहा है, पहले किसे बचाओगे, पहले तुम जीव को बचाओगे, तो पहले जीव को बचाया गया 72 में, और वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम बाबू कब, तो ये लगा था बाद में 1980 में, ठीक है, कहेगा हाँ सर, कुछ चीजों को ये बचाना जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहेगा यस गुरुजी समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ये दोनों चीजें आपको, पहले वन बचेगा कि वन्य जीव, तो पहले वन में के जीव याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, भाड़ में जाए ऑप्शन, ठीक है, हमें क्वेश्चन से मतलब है क्योंकि यहां सीखने आए हैं हम, ना कि हम झूठ मूठ का याद करने आए हैं। क्वेश्चन है, गौर से देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का व्याख्या करने वाला कथन माने कौन सा कथन है, कहेगा मतलब समझे नहीं, भारत है, कहेगा हाँ सर भारत है, भारत में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये पहले है कहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो अगर आप सही से भारत को देखें, सही से, आप कभी सोचते हैं कि हर चीज में मैं मैप क्यों बना देता हूं, मुझे मैप बनाने का कोई शौक नहीं है, आपको हर चीज पता चले कि कहाँ पे कौन है, आगे चल करके किसी को यूपीएससी बीपीएससी करना होगा तो उनको थोड़ा बहुत कम परेशानी का सामना करना होगा, अपने माँ बाप का सपना अगर पूरा करना होगा तो
बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां देखिए, सबसे पहले देखिए बाबू, गंगा यहां से निकलती है, ऐसे चली जाती है ऐसे, यहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से, ठीक है, और यहां से ऐसे निकल जाती है दोनों। अब आप गौर से देखिए तो दोनों कहीं ना कहीं भेंट कर रही है। एक, हाँ सर ठीक है। तो आप बताइए इस इतना दूर वाले इलाका में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन के बारे में पूछा है। तो सुनिए बाबू, वन बहुत प्रकार के होते हैं। आप चले जाइएगा कहां पे, सुनिएगा ध्यान से, पर्वतीय इलाका में, जिन्हें पर्वत है बड़का बड़का, जहां पे खूब बर्फ गिरता है, वहां पे जितने भी पेड़ होंगे वो इस टाइप के होंगे। जितना भी देखिए कौन कौन फिल्म में देखिएगा वो इस टाइप के होते हैं पेड़, इस टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है, इस टाइप के पेड़ होते हैं। अब कहिए क्यों सर, क्योंकि बर्फ गिरेगा तो गिरेगा, आधा के नीचे फिसल जाएगा। हम लोग का पेड़ हे लेखन होता है, देखिएगा डाली निकलेगा तो सीधा नहीं, इस तरह से आओ, क्योंकि बाप के हो हे लेखन निकलेगा, ठीक है, एकदम एक पर आराम से चढ़ सकते हो, एकदम कॉन्फिडेंस में। आप जितना भी किस इलाका में हो बाबू, पर्वतीय इलाका में, वो सब शंकु टाइप का होता है। तो मेरे बाबू यहाँ पे अगर हम देखें तो बिहार इसी में आता है, तो बिहार में शंकु टाइप का पेड़ नहीं होता है। ये जम्मू कश्मीर में कहीं पेड़ होगा तब ना, जम्मू कश्मीर का पेड़ पूछता कहते शंकु टाइप का होता है। तो पहला ही है यहाँ पे, इस प्रदेश में शंकुकारी वन होते हैं ना बाबू, इस प्रदेश में हैया थोड़े पूछ रहा है, इधर बिहार वार वाला साइड में पूछ रहा है, तो शंकु टाइप के पेड़ नहीं होते, पहला वाला ही गलत है। यह बेसिन उपोषण में स्थित है, ये बातें बिल्कुल सही है। उपोषण कटिबंध, देखो बाबू उपोषण कटिबंध किसे कहते हैं, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, उपोषण जहां गर्मी पड़े हल्का ठंडा भी रहे, इस वाले इलाका को उपोषण कटिबंध कहते हैं, ये सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, सही बात है कि यहाँ की जितनी भी जलवायु होती है। अब मान लो कि कभी सुने हो कि बिहार में मई जून के महीना में खूब ठंडा पड़ता हो, ठीक है ना सर, मई जून में तो गर्मी पड़ता है, तो उसी को तो जलवायु कहते हैं। अपना समय से हर काम हो, गर्मी के दिन में गर्मी, ठंडा के दिन में ठंडा, तो उसी को कहते हैं भाई अच्छा जलवायु है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, एकदम सही बात है। जिस तरह मौसम के अनुसार जलवायु रहता है, दोनों का देखो बाबू, गंगा के और यमुना के बीच में ही दोनों क्वालिटी है। देखो बाबू, ये यमुना नहीं, ये हो गया ब्रह्मपुत्र और ये हो गया गंगा, ये दोनों के बीच क्वालिटी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति होता है, अलग अलग स्थान होता ही है, ये भी सही है। तो बाबू ये तीनों सही है, कहीं पे 3 को लिखा है, बी सी डी, आपका यही वाला ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बारे में हम बातें करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार का, ये आया था लो भारत में नियम बनाने के लिए, 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1919 में जो नियम आया उसे मॉन्टेग्यू कहते हैं। हमारा मन अच्छा नहीं है, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ये बातें याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ, तब से देश चल रहा है। अब अच्छा मान लो हमारा जब संविधान नहीं था तब तो कैसे देश चलता था, किस नियम से? तो बाबू संविधान से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से चलता था। 1935 में भी नियम कानून बना था, इसी के अनुसार हमारा देश चलता था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉर्ले मिंटो सुधार, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी यहां पे देखना है तो पूरा का पूरा मैं बता दिया हूं, बाद में इसको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1815 में आत्मीयता सभा किसने बताया? भाई राजा राम मोहन राय, राम राम जपो अब भगवान के पास पहुंच जाओ। यहाँ देखो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीयता सभा, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था बाबू। सती प्रथा का अंत कब किए थे? तो लिख लो 1829 में सती प्रथा का अंत। किस अंग्रेज के साथ मिलकर के? तो अंग्रेज का नाम था विलियम बैटिक। विलियम बैटिक, विलियम बैटिक के साथ मिलकर के क्या किए थे बाबू? सती प्रथा का अंत किया गया है। कहेगा ठीक है सर, समझ में आ गया। बाकी जानकारी यहां पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया ब्रह्म समाज की स्थापना। लेकिन हाँ एक और चीज हम आपको बता दें कि इनका 2 किताब है, ये बड़ी पूछता है एग्जाम में। कहेगा कौन कौन सर? देखो बाबू,
राजा राम मोहन राय का 2 किताब है, एक का नाम है संवाद कौमुदी और एक का नाम है मिरातुल अखबार। सिर्फ पूछता है यह किस भाषा में लिखा गया है। तो संवाद ब है ना तो ब से बंगाली में, अमीरा र है ना तो फारसी में, याद रख लीजिएगा। मिरातुल अखबार र फारसी में, 1821 और 1822 में। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। पूरा जानकारी हम लोग लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज विद्या आर्य है। वीडियो को तनी लाइक सब लोग कर दीजिएगा। देखिए बाबू, अपनी फैमिली को आप तो ठान लिए है ना, देखिएगा आगे चल करके आपको हर एक एग्जाम की तैयारी इसी यूट्यूब फैमिली में होगी। और जी जान लगा के आपने ये जो कसम खाया है ना कि जॉब ले लेंगे, आप देखिएगा आपकी फैमिली आपके लिए रामबाण साबित होगी। आ रहा है समय, टेंशन। लेकिन हाँ, हमार फोफिया आज तक कोनो नहीं खिलाया है, हम जाके अपना पैसा से खरीद के खाए हैं। ये होकर खाती वैलेंटाइन डे वाला गिफ्ट देना होगा ना तो कितना खर्चा कर दोगे। हाँ कोई बात नहीं, हमरो मौका आएगा। चलिए, ओकर फोटो के लिए ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, आर्य समाज की स्थापना। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी आर्य समाज के बारे में अगर जानना है तो ये वाला। आज मैं थोड़ा कम क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन फिर भी वन ऑफ द बेस्ट क्लास लाया हूं आर्य समाज। कल 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, तब जाके हमें इस यूट्यूब पे अपने फैमिली में कम से कम 5000 क्वेश्चन करा देना है एग्जाम के पहले। ठीक है, हाँ आप 5000 में आपको बाबर याद होगा, आप टेंशन मत लीजिए। पिछला वाला बैच से पूछ लीजिएगा, वो 5000 से ज्यादा किया था। अब बताइए कि क्लासेज कैसी लगी, पहले ये बताइए। चलिए, यहाँ पे मोबिन खान एक बहुत ही प्यारा बात लिखे हैं, थैंक यू भाईजान। इन्होंने लिखा है बहुत ही प्यारा कि एक लाइन सर बोलिएगा, हर साल आता है और हर साल जाता है। इस आने वाले साल, इस आने वाले नए साल में मेरे अमित सर को वो सब मिले जो उनका दिल चाहता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड मिलेगा, हमारा दिल एक ही चाहता है और आपका सिलेक्शन, बस एक चीज, आपका सिलेक्शन। हमें मिठाई चाहिए, हमारे फोफिया, सीधा सिंपल बात है। नाइस क्लास सर। तो जैसे ही क्लासेज खत्म होगा, आपको क्या करना है, एक चीज सबको थोड़ा सा काम दे रहे हैं। देखिए पिछला वाला क्यों बिहार में, क्यों इस बार रिजल्ट डीएलएड में सबसे ज्यादा आया, एक ही चीज हम बार बार आपको दबाव उठा उठा ना पढ़ाए रतिया को, एक ही चीज हम दबाव आपको दिए थे कि का सर कमेंट करो, जितना कमेंट करोगे उतना दिमाग में बैठेगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारे संविधान का कौन सा भाग किस देश से लिया गया है, ये वाला। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है कितना बाबू, 9:12। ठीक देखिएगा, आज मैं क्या बोलूं, कार्यालय परिचारी वाला अगर पढ़ लेते हैं आज तो समझिए दिल बाग बाग हो गया। 9:30 से मैं क्लासेस शुरू करूंगा। अभी तुमको नींद आ रहा, सो एक बार तनी दौड़ो तो उठ के, एक बार टहल लो, देखो एकदम जुनून आ जाएगा कि नहीं। 9:30 में अभी मैं कार्यालय परिचारी को वीडियो शेड्यूल कर रहा हूं। ठीक है बाबू, एंड लव यू लिख दीजिएगा, लिखिएगा डीएलएड भाई अमित सर लिख दो, तो डीएलएड जी के जीएस भाई अमित सर एकदम। जैसे हम हटेंगे 100 गो से ऊपर कमेंट चाहिए, 100 गो नहीं, 1200 लड़के हैं ना, 500 कमेंट चाहिए, अनाथ हम खिसिया जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। आपन और उनका ख्याल मत रखो। 9:30 बजे अभी सब लोग जुड़ो, बहुत मजा आएगा।